हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस में आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ जुड़ रहे हैं। 69 बीपीएससी जो हमारा 30 सितंबर को शेड्यूल्ड है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी से रिलेटेड फैक्ट्स जो हमारे प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच में हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर के थ्रू, जो जहाँ से कि आपको क्वेश्चंस प्रोबेबल है बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होने के। तो हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में बहुत सारे ऐसे चीज़ों को, ऐसे डायमेंशंस को देखेंगे जो फैक्चुअल हैं और बीपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस को पूछा है पहले भी। जैसे कि अगर हम इसमें आज के कवरेज की बात करें तो हम लोग इसमें सबसे पहले देखेंगे कि हमारे कुछ हिस्टोरिकल एक्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले पार्ट है, उन एक्ट्स का एक नोट्स है। साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कुछ फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज जो हमारे इंडिया के अंदर हम बात करते हैं, जो करंट होल्डर्स हैं, क्योंकि ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन। जैसे सपोज कि अभी के हमारे एनएचआरसी के चेयरमैन कौन है, अभी हमारे सीएजी कौन है, और साथ ही साथ जो फर्स्ट रह चुके हैं वो भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। जैसे लॉ कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, तो अभी का कौन है और फर्स्ट कौन है, वो भी हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू सर्टेन रीसेंट एक्ट्स और बिल्स, कुछ ऐसे रीसेंट बिल्स जो न्यूज़ में रहे हैं उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग बिहार की तरफ शिफ्ट होंगे। बिहार में जाकर हम लोग बिहार के अंदर करंट जो हमारा बिहार लेजिस्लेचर का कॉम्पोजिशन है, एसएलए का, एसएलसी का, वो देखेंगे। कौन अभी स्पीकर है, कौन अभी चेयरमैन है, वो सारा कुछ कवर करेंगे। साथ ही साथ बिहार के अंदर इंपॉर्टेंट ऑफिसेज जो हैं, गवर्नर से चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, सारे पोस्ट हम लोग उसके बारे में भी देख लेंगे यहाँ पर। प्लस बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का लिस्ट, वो सब लिस्ट हम लोग भी देख रहे हैं इसमें। साथ ही साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज़ और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स का भी एक लिस्ट यहाँ पर ऐड कर रखा है। और यहाँ इस लेक्चर में जो पहले के हमारे सेगमेंट्स थे उससे एक नया चीज़ एडिशन हुआ है, दैट आई हैव ऑल्सो इंक्लूडेड फर्स्ट इन बिहार, कि पहले जो बिहार के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिकली रिलेटेड हमारे पोस्ट हैं उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये फैक्चुअल पूरा का पूरा वीडियो है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि ये मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक के। आपको इस पीडीएफ से चीज़ों को याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन और क्वेश्चन फैक्चुअल पूछ रहा है बीपीएससी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हिस्टोरिकल एक्ट से शुरुआत की गई है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस आप जानते हैं कि जो गवर्नर था बंगाल का वो गवर्नर जनरल बन गया। सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया कैलकाटा के अंदर। उसके हम बात करते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा एस्टैब्लिश हुआ था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करें, जो कॉमर्शियल फंक्शंस को कंपनी के देख रहा था, वो सारा कुछ, और डुअल गवर्नमेंट को एबॉलिश कर दिया गया था। देन अगर हम लोग बढ़ेंगे इसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आपको मालूम है कि जो कॉमर्शियल है और पॉलिटिकल फंक्शन से कंपनी का, उसको अलग करने की तो मेनली यही किया गया था, और एक नई बॉडी बनाई गई थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल फंक्शन देखता और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो कॉमर्शियल फंक्शंस को देखेगा। ठीक है, चलिए बाकी आप इस नोट्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट कुछ लगता है वो आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। फिर चार्टर एक्ट 1813, अगर कुछ इंपॉर्टेंट हम प्रोविजंस की बात करेंगे तो सबसे पहले तो जो ट्रेड का मोनोपोली था इंडिया में वो खत्म किया गया। सिर्फ टी और चाइना के साथ ट्रेड का मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रह गया था। उसके बाद बात करेंगे तो क्रिश्चियन मशीनरीज को अलाउ किया गया। वेस्टर्न एजुकेशन के स्प्रेड के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे 13 एक्ट के थ्रू। हालांकि वो कभी मिला नहीं, बट ये प्रोविजन जरूर इसमें दिया गया था। और लोकल गवर्नमेंट्स को टैक्सेशन का पावर अलाउ कर दिया गया। चार्टर एक्ट सीरीज जो है वो 20-20 सालों पर लाया जाता था। और अगर हम उसके बात करेंगे ना 1833 के अंदर चार्टर एक्ट की बात, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखने को मिलेगी कि जो हमारा बाकी जो टी और चाइना वाला मोनोपोली था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। जो हमारे गवर्नर जनरल बंगाल के थे उनका डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। और ऐसे पहले जो गवर्नर जनरल इंडिया के बने वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर जो लॉज बनाया गया था प्रीवियस एक्ट के अंदर उनको रेगुलेशन कहा जाने लगा, और जो अब लॉज बनाए जाएंगे उसको एक्ट्स नाम दिया गया। प्लस अगर हम बात करेंगे तो कॉमर्शियल एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म होने के साथ ही साथ ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए इन्होंने ओपन करने की बात की थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये सिर्फ पेपर पे ही रह गया था। ये 53 में जाकर फाइनली लागू किया जाएगा। और इसमें एक और चीज़ आप देखेंगे, आप ऐड कर लेंगे कि लॉ मेंबर जो है वो एक ऐड हुआ था, और वो लॉ मेंबर कौन था? लॉर्ड मैकॉले। सो लॉर्ड मैकॉले वॉज एडेड एज अ लॉ मेंबर। ठीक है, तो वो आप एक इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर्टिकुलर चीज़ में समझेंगे। देन 1853, इस चार्टर एक्ट का एक खासियत ये था कि ये चार्टर एक्ट अगले 20 साल तक के लिए प्रिविलेजेस को एक्सटेंड नहीं किया। यानी इसमें बस लिखा था कि जब तक पार्लियामेंट चाहेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट, तब तक ये प्रिविलेजेस ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया जाएगा। यानी कि 20 साल के लिए एक्सटेंशन नहीं हुआ था। अगर इसकी बात करेंगे तो ये लास्ट चार्टर एक्ट रह गया सीरीज में, और इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ये था कि इसने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग कर दिया। फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस वेयर सेपरेटेड
ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, और साथ ही साथ एक नया गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गया जो कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसमें टोटल 6 मेंबर थे। ठीक है, साथ ही साथ मिनी पार्लियामेंट की तरह ये काम करता था। और फाइनली ओपन कंपटीशन सिस्टम को हम स्पिरिट में लागू कर पाए और मकौले कमेटी सिविल सर्विसेज वाला अपॉइंट हुआ 1854 में इस चीज को रियलाइज करने के लिए। ठीक है, देन आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आया, जिसका कि एक और नाम है गुड गवर्नेंस एक्ट, यानी कि एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस इन इंडिया। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टाइटल था वो वॉइसरॉय अब हो गया, और पहले वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग बने। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैनिंग, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे तो एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया, दैट इज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट जो होता था वो कौन होता था, वो ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था। उसके बाद काउंसिल एक्ट का सीरीज आना शुरू हो जाएगा। काउंसिल एक्ट अगर 1861 की हम बात करेंगे तो ये पहली बार इसने क्या किया, इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया था। और आप जानते हैं जैसे कि राजा ऑफ बनारस, तो 3 लोगों को नॉमिनेट किया गया था इसके अंदर। फिर दूसरी बात, वापस से ये डिसेंट्रलाइजेशन को अचीव किया गया और बॉम्बे और मद्रास को जो पावर्स थे उस प्रेसिडेंसी को वापस रिस्टोर कर दिया गया। पोर्टफोलियो सिस्टम इस बार रिकॉग्नाइज किया गया, कैनिंग ही लेकर आए थे पोर्टफोलियो सिस्टम, जो हम मिनिस्ट्रीज एलोकेशन की बात करते हैं। साथ साथ ऑर्डिनेंस इशू करने का पावर दिया गया, किस एक्ट के थ्रू, इसी एक्ट के थ्रू दिया गया था। ठीक है, और अगर आप बात करेंगे तो 1862 में इसी एक्ट के बेसिस पे हमारे यहाँ पर हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए थे। तो 1862 में 3 हाई कोर्ट्स बना, तीनों प्रेसिडेंसी में, बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास, और तीनों हाई कोर्ट जो है वो इस एक्ट के बेसिस पे ही बनाए गए थे। अगला काउंसिल एक्ट हमारा 1892 में आएगा। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी से जो भी एक्ट्स आएंगे वो जो नंबर्स हैं वो एक स्ट्रेंथ जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का वो बढ़ाते रहते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहां पर पहली बार क्वेश्चन पूछने का एलिमेंट इंडियंस को दे दिया गया था। एक एलिमेंट क्वेश्चन पूछने का, क्या बजट के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव से, ये चीज इसमें ऐड कर दी गई थी 1892 के एक्ट से। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज लॉर्ड मॉडले वाज द सेक्रेटरी एंड मिंटो वाज द वॉइसरॉय एट दैट टाइम। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि यहां पर एक्चुअली में आपको फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, एंड सत्येंद्र सिन्हा जो है वो आपको पहले इंडियन बने जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जगह मिली। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस किया गया मुस्लिम्स के लिए, और इसीलिए लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट भी कहा जाता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये हुआ कि आपकी कम्युनिटी, अगर मुस्लिम्स की बात हो रही है तो जो इलेक्शन लड़ने वाले मेंबर होंगे वो भी मुस्लिम होंगे, और जो वोटिंग देने वाले होंगे वो भी मुस्लिम्स होंगे। ठीक है, देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको फेमसली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेग्यू वाज द सेक्रेटरी एंड चेम्सफोर्ड वाज द वॉइसरॉय। और इसी चक्कर में अगर आप देखेंगे तो इस 1919 एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी, जिसमें कि डायरकी की आप बात करेंगे। सो डायरकी इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोविंसेस में। कहाँ पर? प्रोविंसेस में। डायरकी मतलब गवर्नमेंट जो है वो जो पावर्स हैं वो 2 चीज़ों में बांट दिया जाएगा, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर सब्जेक्ट जो है वो लोकल मिनिस्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में दे दिया जाता था, और रिजर्व जो है वो गवर्नर्स खुद रखते थे, गवर्नर जनरल वाइसरॉयज अपने पास रखते थे। साथ ही साथ बाई कैमरलिज्म इसी के थ्रू आया था इंडिया में। बाई कैमरलिज्म यानी 2 हाउस होंगे, 1919 एक्ट से ही आया था। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इलेक्शंस का एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया फाइनली, और जो सेपरेट इलेक्टोरेट था वो एक्सटेंड कर दिया गया, सिख, क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी एक्सटेंड कर दिया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इसके थ्रू लाया गया था। नाउ फ्रेंचाइज ऐड हुआ था, बट वो लिमिटेड फ्रेंचाइज था, यानी कि एजुकेशन के बेसिस पे, प्रॉपर्टी टैक्स के बेसिस पे वोट देने का अधिकार दिया जाता था लोगों को। नेक्स्ट, प्लस हाई कमिश्नर फॉर इंडिया जो है वो अलाउ किया गया था, लंदन में स्टैब्लिश हुआ, और जो फ्रेंचाइज है वो 10 से 12% टोटल था, यानी कि 10 से 12% लोगों को वोटिंग देने के अधिकार हम बात करते हैं जो दी गई थी। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। सो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की हम बात करते हैं, ये इस्टेब्लिश फाइनली किया गया। उसके बाद सेपरेट बजट फॉर प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर, पहली बार 2 अलग अलग बजट लाए गए, और इसमें लिखा गया कि 10 साल के बाद एक कमीशन आएगा, जो कि साइमन कमीशन 10 साल से पहले ही आ गया। और इस कमीशन का बॉयकॉट क्यों किया गया था? बिकॉज इट डिड नॉट हैड एनी इंडियंस। ठीक है, तो ये साइमन कमीशन, और फाइनली इसी के रिपोर्ट के बेसिस पे अगला एक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, जिसमें कि एक फेडरेशन इस्टेब्लिश करने की बात की। हालांकि ये फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया, प्रेसिडेंट स्टेट ज्वाइन भी नहीं किए। दूसरा, जो डायरकी हमने लाया इंट्रोड्यूस किया था 1919 एक्ट में, वो प्रोविंसेस में था, उसको हटा दिया गया क्योंकि डायरकी वाज समथिंग विच वाज कंसिडर्ड अ फेलियर, और इसको सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया।
और प्रोविंसेस में बाईकैमरलिज्म ऐड किया गया, 6 प्रोविंस में बाईकैमरलिज्म आया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन इससे स्टैब्लिश हुआ है। आपका सुप्रीम कोर्ट जो अभी का है वो इसके पहले फेडरल कोर्ट के नाम से जाना जाता था और वो फेडरल कोर्ट भी स्टैब्लिश इसी एक्ट के अंदर हुआ। प्लस इस एक्ट में जो हम बात करते हैं तो सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को भी मिल गया था इसी के साथ साथ। उसके हम बात करेंगे तो आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट भी इसके थ्रू हुआ था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एस्टैब्लिशमेंट इसके थ्रू हुआ था। और जो 3 लिस्ट आप अभी देखते हो उस टाइम उनको फेडरल, प्रोविंशियल और रेसिडुअरी लिस्ट के नाम से जाना जाता था, जिसमें रेसिडुअरी का पावर वॉइसरॉय को दिया गया था। ठीक है, नाउ देन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 विच इज द लास्ट एक्ट ऑफ you can say brought by Britishers, इसने इंडिया को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया इस डेट के अकॉर्डिंग। और साथ ही साथ आप देखेंगे तो वॉइसरॉय और सेक्रेटरी का ऑफिस एबॉलिश हो गया। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कहा कि आप जिस तरह का भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और साथ ही साथ जो एम्परर ऑफ इंडिया वाला टाइटल था उसको ड्रॉप कर दिया गया इस एक्ट के थ्रू। और जो हमारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले थे वो लॉर्ड माउंटबेटन रहे और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल राजा गोपालाचारी, उसके बाद ये ऑफिस क्लोज हो गया। नाउ अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को फटाफट देखेंगे। तो बर्केनहेड चैलेंज ये एक ऐसा चैलेंज था जो साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के रिस्पांस में लाया गया था, जहां पर ब्रिटिशर्स ने कहा कि आप इंडियंस जो भी अपने पसंद का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि सारे सेक्शन उससे अग्री होने चाहिए। तो बर्केनहेड चैलेंज हमें मिला, बट हम नेहरू रिपोर्ट लाए, फिर जिन्ना का 14 पॉइंट आया और फाइनली नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना 14 पॉइंट के कारण हम बर्केनहेड चैलेंज में फेल हो गए। तो अब फेल होने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने का मौका था वो हमें मिला नहीं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पे आ गया। लेकिन हमारे तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिमांड शुरू हो गया और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए थी उसके लिए, जिसके लिए पहली बार एम एन रॉय ने मांगा, फर्स्ट इंडिविजुअल। पहली पॉलिटिकल पार्टी स्वराज पार्टी, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस 1935 में मांगा, जवाहरलाल नेहरू 1938 में। इसके तरह रिस्पांस में ब्रिटिशर्स की तरफ से जो डेवलपमेंट है वो आप देखते चलेंगे, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स प्रपोजल और कैबिनेट मिशन। फाइनली कैबिनेट मिशन के ही बेसिस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को एस्टैब्लिश किया गया 1946 में। और इसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें दी गई थी उसके अकॉर्डिंग कॉम्पोजिशन डिसाइड हुआ। तो वो कॉम्पोजिशन वाला पार्ट भी आप ध्यान से देख लेंगे एक बार, यहाँ पे मैंने ऐड नहीं किया है, आपको देखना है कि जैसे कि कॉम्पोजिशन पहले 389 था, फिर जब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया तो ये घट के 299 हुआ। तो कहाँ कितने प्रिंसली स्टेट से थे, कितने कहाँ से थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इस कॉम्पोजिशन के बेसिस पे एक इलेक्शन हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, और उस रिजल्ट के बेसिस पे एक एंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। कौन सी गवर्नमेंट? एंटरिम गवर्नमेंट। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लासेस में भी इसका टेबल दे रखा है, बट जिनके पास नहीं, आप इसको टेबल लक्ष्मीकांत किताब से या कहीं से भी टेबल देख सकते हैं। एंटरिम गवर्नमेंट के टेबल से नहीं भी तो बीपीएससी ने अभी तक 7 से 8 क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो वो 14 जो लोगों के पास पोर्टफोलियोज दिया गया था उसका लिस्ट आपको याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ वी विल सी सर्टेन फैक्ट्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। तो पहले दिन जब ये मिले थे वो 9 दिसंबर को मिले थे और उस दिन टेम्पररी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा बना दिए गए थे। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद वाज फाइनली इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया, जिसके अंदर गाइडलाइंस थे कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना है, और वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ 22 जनवरी को 1947। और यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आगे जाकर अगर आप देखेंगे तो आज के समय का प्रीएम्बल जैसा दिखता है। नाउ टोटल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 11 सेशन बैठे थे और टोटल समय 2 साल 11 महीने 18 दिन लगाया गया। लगभग 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया और इसमें टोटल खर्चा 64 लाख था और पूरा ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 114 दिन तक कंसीडर किया गया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट जो है वो 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया, जिस दिन 284 लोगों के सिग्नेचर्स भी हैं। लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट 2 महीने डिले हुआ। 2 महीने डिले करने का रीज़न था कि 26 जनवरी एक सिग्निफिकेंट डेट था हमारे लिए हिस्टोरिकली, जहां पर हम 26 जनवरी 1930 से पूर्ण स्वराज दिवस मनाते हैं। तो इसीलिए हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन का इन्फोर्समेंट 2 महीने डिले कर दिया। ठीक है, आपको इस पर्टिकुलर डायमेंशन से एक और चीज़ अपने कवर करनी है, वो है जो हमारे मेजर कमिटीज़ थे उन सारे मेजर कमिटीज़ के चेयरमैन का नाम आपको पता होना चाहिए और साथ साथ ड्राफ्टिंग कमेटी के सारे मेंबर्स का भी नाम पता होना चाहिए आपको। ठीक है, अगला फैक्ट देखेंगे तो 24 जनवरी 1950 जिस दिन आखिरी बार कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बैठी उसने 3 काम किया। राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट, हमारा नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। साथ ही साथ इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को हमारा नेशनल फ्लैग भी अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है,
उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अबॉलिश नहीं हुआ, वो प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम किया जब तक पहले इलेक्शंस के बाद लोकसभा राज्यसभा नहीं बन गया था। अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कुछ और फैक्ट्स देखें तो इसका सिंबल एलिफेंट था, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव थे, HVR अयंगर सेक्रेटरी थे, SN मुखर्जी चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, और अगर हम लोग देखेंगे तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ओरिजिनल कैलीग्राफर थे जिन्होंने अपने हाथों से इसको लिखा था। ओरिजिनल वर्जन को ब्यूटीफाई और डेकोरेट किया गया था शांति निकेतन के आर्टिस्ट के द्वारा, इंक्लूडिंग नंदलाल बोसेन, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। ये तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इतने पार्ट तक आ सकता है। ठीक है, कुछ रीसेंट हम लोग डेवलपमेंट अगर देखेंगे लीगल या पॉलिटी के सेक्टर में, तो 5 इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं वो 2023 में न्यूज़ में रहे हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। सबसे पहला वुमेन रिजर्वेशन बिल, दो ये डेट जो अगर आप देखेंगे तो ये 19, 20 और 21 सितंबर की बात है, तो शायद ही चांसेस है कि अभी एग्जामिनेशन पीटी में पूछे, लेकिन इसको लेकर 10-15 दिन पहले से बातें चल रही थी, तो शायद क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में अगर बात करेंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने वाला 128th बिल है, और अगर ये अमेंडमेंट जब प्रेसिडेंट असेंट दे देंगे तो ये 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो अभी तक 105 बार अमेंडमेंट हो चुका है, 106वां अमेंडमेंट हो जाएगा, लेकिन आपको ये बिल भी का नंबर भी याद करना है, ये 128th अमेंडमेंट बिल है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया है कि जो 1/3 मिनिमम जो हम बात करते हैं सीट्स जो है लोकसभा के अंदर और SLA के अंदर, वो विमेन के लिए रिजर्व रहेगी। तो लोकसभा, SLA और साथ साथ यूटीज में जो लेजिस्लेचर की हम बात करते हैं उनमें सिर्फ दिल्ली का नाम लिखा हुआ है, यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली में भी सीट इनके लिए रिजर्व रहेगी विमेन के लिए। ठीक है, कितना 1/3 सीट, और ये सीट हॉरिजॉन्टली जो हमारा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व है उसमें भी अप्लाई होगा। मतलब शेड्यूल कास्ट के लिए जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं बिहार का, तो बिहार का लिए शेड्यूल कास्ट में टोटल 6 सीट्स रिजर्व है ना, तो इन 6 में भी 2 सीट रिजर्व हो जाएंगे किनके लिए, विमेन फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये इफेक्टिव अभी इस लोकसभा के इलेक्शन से नहीं होगा, क्योंकि इसमें कहा गया है आर्टिकल 334 के अंदर चेंजेस लाकर कि ये इफेक्ट में आएगा कब, ये इफेक्ट में आएगा जब पहला सेंसस आ जाएगा इस बिल के पास होने के बाद, और पहला सेंसस और डिलिमिटेशन जो आप जानते हो वो 2026 के लिए शेड्यूल्ड है, इसीलिए इसका एप्लीकेशन जो है वो लोकसभा के इलेक्शन में 2029 में हो पाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक और चीज़ आपको ये समझना है कि ये रिजर्वेशन अभी फिलहाल 15 साल के लिए दिया गया है, लेकिन इसमें कहा गया है कि ये कंटिन्यू करेगा उस दिन तक जब तक कि पार्लियामेंट लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड करता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको जो समझना है। डेट की बात करिएगा तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ है 19 सितंबर को, 20 सितंबर को लोकसभा ने इसको पास कर दिया है, और 21 सितंबर को राज्यसभा ने इसको पास कर दिया है। अगर आप बात करेंगे वोट्स के फेवर में, तो लोकसभा में इसको पास किया गया है 454:2, यानी 454 लोगों ने फेवर में वोट किया है, 2 लोगों ने अगेंस्ट में वोट किया है, दोनों ओवैसी की पार्टी के 2 मेंबर्स हैं, उन्होंने अगेंस्ट में वोट किया है। और अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो 214 लोगों ने सबके सब फेवर में वोट किया है। ठीक है, सो ये आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। सेकेंड, अगर आपको दिखेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस बिल 2023। सो 1991 के अंदर एक ऑलरेडी ऐसा एक्ट है जो कि इलेक्शन कमीशन के फिलहाल टर्म्स एंड कंडीशंस को जो है वो सर्विस को रेगुलेट करता है। ये बिल उसी को रिप्लेस करने के लिए लाया जा रहा है। ये राज्यसभा में 10 अगस्त को इंट्रोड्यूस किया गया 2023। ठीक है, और ये इस 1991 वाले एक्ट को रिपील कर देगा। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट होंगे, लेकिन इसमें क्या किया गया है कि ये प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा एक सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पे। और सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन होगा, तो प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन की तरह एक्ट करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, और साथ ही साथ ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये 3 लोग होंगे, जो जैसा सुप्रीम कोर्ट का जो रिकमेंडेशन था जिसमें CGI हुआ करते थे इस कैबिनेट मिनिस्टर की जगह, वो हटाकर यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर रखा गया है, और उस कैबिनेट मिनिस्टर को नॉमिनेट कौन करेगा, PM। ठीक है, उसके बाद इस सिलेक्शन कमेटी को असिस्ट करने के लिए एक सर्च कमेटी होगा, जिसमें कि टोटल 5 लोगों के नाम ये लोग प्रिपेयर करेंगे ये सर्च कमेटी, और उस सर्च कमेटी में जो होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी उसको हेड करेगा। एंड इट विल ऑल्सो हैव 2 अदर मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है,
इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्वालिफिकेशन ऐड किया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए, एंड द पर्संस हु आर होल्डिंग और हैव हेल्ड पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स। ठीक है, और साथ ही साथ इस बिल के अंदर यह भी लिखा गया है कि जो सैलरी अलावेंस और सर्विस कंडीशन है किनका, इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होगी, जो कि इसके पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ इसको इक्वेट करते थे। अभी फिलहाल ये किसके बराबर है, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर कर दिया गया है। तो ये सारे चेंजेस इस पर्टिकुलर बिल में लाए गए हैं। ठीक है, तीसरा, चौथा और पांचवा जो हम लोग बिल देखेंगे वो हम देखेंगे कि जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए 3 बिल इंट्रोड्यूस किया गया लोकसभा में ऑन द लास्ट डे ऑफ मॉनसून सेशन 11th ऑफ अगस्त। तो भारतीय साक्ष्य बिल 2023 जो है उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो ये इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करने के लिए, किसको, इंडियन एविडेंस एक्ट को, और ये रिप्लेस करेगा इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का एक्ट है, और इसमें 170 सेक्शन इसमें ऐड किए गए हैं, जिसकी जबकि ओरिजिनल एविडेंस एक्ट में 167 सेक्शन थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये आपको लोकसभा में सेम डे 11 अगस्त को पेश किया गया, और ये सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है उसको रिप्लेस करने के लिए है। और ये जो कोड है इसके अंदर आप देखेंगे तो प्रोसीजर दिया गया है किसके लिए, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन, बेल एटसेट्रा, और इसमें अभी एट प्रेजेंट नए वाले बिल में 533 सेक्शन दिए गए हैं और ओरिजिनल सीआरपीसी में 484 सेक्शन थे। और लास्ट बिल जो है भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा इंडियन पिनल कोड को, और उसमें ओरिजिनली 511 सेक्शन थे आईपीसी में, और इस नए वाले कोड में आपको सिर्फ 356 सेक्शन देखने को मिल रहे हैं। तो ये आपको कुछ बिल्स हैं जो कि रिसेंट न्यूज़ में है और इम्पॉर्टेंट है। नाउ अब हम इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट ऑफिसेज और पर्सनालिटीज उनके बारे में देखेंगे। आपको इस लिस्ट को याद ही करना होगा, यू डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो प्रेसिडेंट, करंट और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है आपको पूरा याद करना पड़ेगा। CGI DY चंद्रचूड़ जो 50th CGI हमारे हैं, और पहले कौन थे तो वो, तो ये सारा कुछ आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। इसमें कोशिश ये करना है कि जो कुछ लेटेस्ट अपडेशन अगर हुआ है, जहाँ पे जिस जगह पे लोग नए आए हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं अगर आपको इसमें से बताऊं तो इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा CEO ऑफ नीति आयोग BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग सुमन बेरी, ये सब कुछ इसी साल के आपको दिखेंगे जो अपॉइंटमेंट्स हैं। फिर अगर हम बात करेंगे आपको तो यहाँ पर दिखेगा कि ED एंड CBI जब हम बात करते हैं, सो डायरेक्टर ऑफ CBI प्रवीण सूद, ये भी रिसेंट अपॉइंटमेंट है। और न्यूज़ में लॉ कमीशन बहुत रहा है, तो उसके 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, ये भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो डायरेक्टर हैं वो भी चेंज हुए हैं, राहुल नवीन बनाए गए। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट एडिशंस हैं जो कि आपको देखना है। मैं सजेस्ट करूँगा पूरा का पूरा लिस्ट याद कर ले, बट फिर भी जो नए हैपनिंग्स हैं वो याद होना चाहिए आपको। देन ये जो नया सेगमेंट हमने ऐड किया है फर्स्ट इन बिहार, अगेन ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है और कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज मैंने इंक्लूड किया है जो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट गवर्नर प्री इंडिया जेम्स डेविड सेफ्टन, क्वेश्चन हैज बीन ऑलरेडी आस्क्ड। और उसी तरह फर्स्ट गवर्नर पोस्ट इंडिपेंडेंस तो जयराम दास दौलत राम, और उसमें क्वेश्चन पूछे फर्स्ट इंडियन गवर्नर तो सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा, फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर जाकिर हुसैन, फर्स्ट CM श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद बात करेंगे फर्स्ट नॉन कांग्रेस एंड इंडिपेंडेंट CM तो महामया प्रसाद सिन्हा, फर्स्ट मुस्लिम CM अब्दुल गफूर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। पहला अगर हम बात करेंगे पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तो एडवर्ड M चैम्प्स चैमियर जो प्री इंडिपेंडेंस की हम बात करें, पोस्ट इंडिपेंडेंस तो लक्ष्मीकांत झा, ठीक है, स्पीकर, चेयरमैन ऑफ SLC, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो फर्स्ट CGI फ्रॉम बिहार जो CGI बने वो भुवनेश्वर प्रसाद है। फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट रेखा दोषी। तो ये फर्स्ट इन बिहार जो ये सेगमेंट है इसको आपको याद करने की कोशिश करनी है ना। बिहार के कैबिनेट मिनिस्टर्स की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। पिछले एग्जामिनेशन में जो हमने कवर किया था उसी के बेसिस पे अभी भी आपको दिख रहा है कि बिहार में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो इसी पर्टिकुलर रैंक्स हैं, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आप देख लें, श्रवण कुमार रूरल डेवलपमेंट, ये बीच में कुछ चेंजेस हुए थे उसको लेकर। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा मोहम्मद जमा खान माइनॉरिटी वेलफेयर। फिर आप बात करेंगे अगर तो यहाँ पे आपको कुमार सर्वजीत जो है वो आपको दिखेगा एक इम्पॉर्टेंट है टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर।
तो ये आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर एक बार ध्यान देना है। फिर रामानंद यादव माइंस एंड जियोलॉजी, ठीक है। देन वी हैव अनीता देवी बैकवर्ड क्लासेज एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज वेलफेयर। देन शाहनवाज आलम डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट, और इंडिपेंडेंट सुमित कुमार सिंह जो हैं वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रह गए हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको जो है हमारा बिहार के कैबिनेट मिनिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो कि आपको इसको याद करना जरूरी होगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ आपको समझ लेना है अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे तो हमें दिखेगा कि कुछ एक डेटा टेबल दिया हुआ है प्रेसिडेंट रूल जो बिहार में आज तक लगा हुआ है। तो सबसे पहला प्रेसिडेंट रूल 1968-69 में लगा, सीएम थे भोला साहब पासवान शास्त्री, गवर्नर नित्यानंद कनुंगो। और अभी तक जो हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल की बिहार में, तो वो टोटल 8 बार लग चुका है। लेटेस्ट जो है वो 2005 में लगा था। राबड़ी देवी वॉज सीएम एंड बूटा सिंह वॉज गवर्नर, एंड दिस वॉज द लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट रूल इन बिहार, ठीक है। अगर हम लेजिस्लेचर में जाएंगे तो हम लोग को एसएलए की बात करें, अगर बिहार विधानसभा जो 17th है, तो उसमें स्पीकर अभी अवध बिहारी चौधरी है। और पहले अगर आप प्री इंडिपेंडेंस स्पीकर की बात करेंगे तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर रामदयालु सिंह थे, और इंडिपेंडेंस के बाद पहले स्पीकर बिंदेश्वरी प्रसाद। डिप्टी स्पीकर बात करें तो अभी महेश्वर हजारी हैं, लीडर ऑफ द हाउस नीतीश कुमार, और लीडर ऑफ अपोजिशन विजय कुमार सिन्हा, ठीक है। एसके बागी जो है वो पहले लीडर ऑफ अपोजिशन रह चुके हैं एसएलए के अंदर। पार्टी वाइज अगर हम मेंबरशिप देखेंगे तो आरजेडी 79 हाईएस्ट है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बीजेपी 78, सीपीआई एमएल जो है वो 12, आईएनसी 19। तो ये आपको दिखेगा। एआईएमआईएम का 1 है, एचएएम 4, सीपीआई 2, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 1 हैं, और जेडीयू 45 मेंबर्स इसमें हैं। तो ये मेंबरशिप से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, अगर हम एसएलसी के करंट कॉम्पोजिशन की बात करेंगे तो एसएलसी का आप जानते हो बिहार का स्ट्रेंथ 75 है, जिसमें 63 इलेक्टेड होते हैं, 12 नॉमिनेटेड होते हैं, यहाँ पे लिखा भी है। और उस टोटल एसएलसी में अभी एट प्रेजेंट 7 वुमेन मेंबर्स भी हैं हमारे यहाँ पर। और इसका मेंबरशिप देखेंगे तो 24 जेडीयू, बीजेपी 23, आरजेडी 13, कांग्रेस 4, सीपीआई 2, एचएएम 1, आरएलजेपी 1 और इंडिपेंडेंट 5। पहली मीटिंग अगर इसकी हम बात करेंगे तो 20 जनवरी 1913 को हुआ था, लेकिन अगर रिपब्लिक के बाद बात करें तो 16 फरवरी 1950। अभी चेयरपर्सन देवेश चंद्र ठाकुर हैं, और राजीव रंजन प्रसाद पहले चेयरमैन रह चुके हैं एसएलसी के। अगर हम डिप्टी चेयरमैन की बात करें अभी डॉक्टर रामचंद्र पुरवे हैं, लीडर ऑफ द हाउस अगेन नीतीश कुमार, एंड अपोजिशन में ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिसेंट चेंज है, हरीश सहनी जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं कहाँ पर, एसएलसी में, और इन्होंने सम्राट चौधरी की जगह ली है, ठीक है। तो ये एसएलसी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो गया। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसेज बिहार के अंदर देखेंगे तो आप देख सकते हैं गवर्नर नाउ राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो आपके पिछले प्रीलिम्स वाले डेट को ही चेंज हुए थे 12 फरवरी को, ठीक है। एडवोकेट जनरल प्रशांत कुमार शाही, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर दीपक प्रसाद, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एचआर श्रीनिवास, चेयरपर्सन ऑफ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन विनोद कुमार सिन्हा, स्टेट फाइनेंस कमिश्नर का नवीन कुमार, सीआईसी जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट के हैं वो नरेंद्र कुमार सिन्हा, लोकायुक्त श्याम किशोर वर्मा, डीजीपी आरएस भाटी, चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के विनोद चंद्रन, ये चेंज हुए हैं, इंपॉर्टेंट है। चेयरपर्सन ऑफ माइनॉरिटीज़ अगर आप बात करेंगे तो रियाजुल हक राजू, ये भी रिसेंट चेंज हुए हैं, इसलिए आप इनका भी नाम याद कर लेंगे। देन स्टेट वुमेन कमीशन अश्वमेध देवी, ये भी रिसेंट चेंज है, जुलाई महीने का न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट है। स्टेट कमीशन फॉर शेड्यूल का राजेंद्र कुमार, शेड्यूल ट्राइब शंभू कुमार सुमन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आरएल चोंगटू अभी गवर्नर के लिए, और सीएम के लिए दीपक कुमार, और चीफ सेक्रेटरी अमीर शुभानी, कैबिनेट सेक्रेटरी संजय कुमार, होम सेक्रेटरी चैतन्य प्रसाद, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर अपॉइंट हुए हैं अरविंद पनगड़िया, ये भी रिसेंट है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक। नाउ कुछ करंट फैक्ट्स अगर बिहार का इंपॉर्टेंट देखेंगे तो G20 का एक पटना में मीट हुआ जिसका नाम आप देखते हैं लेबर 20 L20, ठीक है। और ये 22 मई को कराया गया था 2023, लोकेशन था ज्ञान भवन पटना, ठीक है। हिरान्वय पांडेय जो है वो इनको लीड किए। और अगर हम मेन सब्जेक्ट की बात करें तो इंटरनेशनल पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल सिक्योरिटी फंड्स एंड वुमेन एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, ठीक है। नाउ साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो फॉर्मर नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल जेडीयू एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर जो थे कौन, शरद यादव, वो रिसेंटली पास उनका देहांत हुआ है, और वो जबलपुर से एमपी थे और जनता पार्टी से पहली बार एमपी बने थे, ठीक है। कास्ट सर्वे की बात करेंगे तो 7 जनवरी 2023 को कास्ट सर्वे इंडिया में शुरू हुआ था, बिहार में शुरू हुआ था, और इसको 2 फेज में अरेंज कराने की बात की गई, 7 से 21 जनवरी और दूसरा 1 अप्रैल से 30 अप्रैल, बीच में स्टे लगा था। हाल ही में इसको स्टे को पटना हाईकोर्ट ने हटा दिया है, ठीक है। नाउ
इट विल कलेक्ट 26 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, और इसमें सबसे पहला इसका इनॉग्रेशन जो वो नीतीश कुमार ने किया। देन वेयर वॉज द टीबी फ्री पंचायत कैंपेन लॉन्च, तो पटना में ये लॉन्च हुआ है। विच MLA ऑफ बिहार रिसीव द बेस्ट MLA अवार्ड एट द नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस, तो ये मुंबई में हुआ था जिसमें डॉक्टर शकील अहमद कांग्रेस के जो हैं उनको ये अवार्ड मिला है। देन रिसेंटली विच ट्रांसजेंडर हैज़ बीन मेड बिहार स्टेट इलेक्शन आइकॉन, स्टेट आइकॉन तो मोनिका दास को ये बनाया गया है। प्लस लोकल बॉडीज, जो अर्बन लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन हुए थे वो 2022 में कराए गए, 2 फेज में 18 और 28 दिसंबर को। रिजल्ट 20 और 22 सॉरी अगर 18 और क्या कहते हैं 28 दिसंबर को कराया गया था, रिजल्ट 20 और 30 दिसंबर को इसका निकाला गया था। और अगर हम बात करेंगे तो वुमेन हैव बीन इलेक्टेड एज मेयर इन 16 आउट ऑफ 17 नगर निगम्स एक्सेप्ट गया। गया छोड़कर जो है वो 17 में से 16 जगहों पर जो है मेयर वो वुमेन बनी है। नेक्स्ट, टोटल 224 म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शंस वेयर हेल्ड, फर्स्ट फेज में 156 और सेकेंड फेज में 68। ठीक है, इन सारे स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन वुमेन को दे रखा है। चूँकि वुमेन रिजर्वेशन न्यूज़ में है तो ये फिर से पूछा जा सकता है। 50% रिजर्वेशन लोकल बॉडीज़ में दिया गया है, जिसमें कि बिहार जो था वो पहला ऐसा स्टेट बना था जिसने ग्राम कचहरी और पंचायती राज दोनों में 50% रिजर्वेशन दिया, और वो 2006 में दिया था। 2022 अगस्त में नीतीश कुमार की जो JDU है वो तीसरी स्टेट में स्टेट पार्टी बन गई, एंड वो मणिपुर में जाकर स्टेट पार्टी बनी है। इसके पहले ऑलरेडी वो अरुणाचल और बिहार में स्टेट पार्टी हैं, और अगर एक और जगह पे स्टेट पार्टी बन जाएंगे तो वो नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बिहार का न्यूज़ देखिए अगर, तो एक MLA का जो वोट था वो 173 था, और MP का वोट था वो 700 था। इसमें आप एक और इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, UP के MLA का हाईएस्ट था 208, और सबसे कम अगर हम बात करेंगे सिक्किम तो 7 ये वोट था वैल्यू। ठीक है, देन वी हैव यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स। इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है पिछले 2 साल में। अगर हम बात करें तो चेंज अगर आपको देखने को यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आपको स्टील में दिखेगा, दैट हैज़ बिन गिवन टू, अगर आप बात करेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है वो क्या दे दिया गया है, स्टील का भी डिपार्टमेंट उनको दे दिया गया है। तो जो पहले स्टील इनके पास नहीं थी वो स्टील इनको दी गई है। और साथ साथ अगर हम बात करें आपको जो माइनॉरिटी अफेयर्स जो है वो भी जो है रिसेंटली पिछले साल ही चेंज किया गया, और वो आप स्मृति ईरानी को दिया गया है माइनॉरिटी अफेयर्स, और साथ साथ उनको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स की लिस्ट है, इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो रेलवे मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ सर्टेन रेल एक्सीडेंट्स, और वंदे भारत बिहार में लॉन्च हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग रेलवे मिनिस्टर वो सब आपको थोड़ा सा एक बार देखना होगा। नेक्स्ट, और बिहार से जो हमारे मिनिस्टर हैं उसके बारे में अगर आप बात करेंगे तो पशुपति पारस जो हमारे हैं, पशुपति कुमार पारस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को होल्ड कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। नाउ अगर हम देखेंगे तो अगले आर्टिकल में मैंने इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन का ऐड किया है। जैसे कि कुछ आर्टिकल्स की हम बात करें तो अभी वुमेन रिजर्वेशन चल रहा है तो 334 इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर रिजर्वेशन जो होंगी सीट्स की उसको कब लागू किया जाएगा ये पूछा जाता है। अगर हम बात करें 330 के अंदर तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन लोकसभा में, 332 शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए लोकसभा में 330 में है, और 332 में ये SLA के अंदर बात की जा रही है। एंग्लो इंडियंस वाला नॉमिनेशन जो डिसकंटिन्यू हुआ वो 331 और 333 में है। फिर और आर्टिकल्स की हम बात करेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्टिकल्स का लिस्ट मैंने प्रॉपर दिया हुआ है, आप इसमें से इंपॉर्टेंट आर्टिकल देखेंगे जिसमें फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान से समझेंगे। आर्टिकल 19 हम बात करेंगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेकर जो 6 राइट्स हैं वो हैं। फिर आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, 17 में अनटचेबिलिटी है, 32 में हमारे रिट्स इशू होते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। फिर हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, बहुत न्यूज़ में चल रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आपको मालूम है आर्टिकल 44। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A के अंदर आपको दिखेगा, जहाँ पर कुछ टोटल 11 ड्यूटीज़ हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। प्रेसिडेंट था तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन और मैनर ऑफ इलेक्शन आप देखेंगे 54 एंड 55 में दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगर देखेंगे आप तो अगले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिखेगा, जैसे पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस को लेकर एक डिबेट चल रहा था क्योंकि राहुल गांधी के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, तो प्रिविलेजेस 105 के अंदर दिया हुआ है। और जो डिस्क्वालिफिकेशन का आर्टिकल है मेंबर्स का, उसकी हम बात करें तो 102 में ग्राउंड्स दिए गए हैं। और RPA 1951 के अंदर सेक्शन 8 के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन जो हुआ था वो राहुल गांधी का हुआ था उस समय, तो वो आपको समझना है। यहाँ पर जॉइंट सिटिंग 108 में है, ऑर्डिनेंस न्यूज़ में था तो ऑर्डिनेंस जारी करने का पावर 123 में है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट 124 के अंदर इंपॉर्टेंट है।
देन आप देखेंगे CAG न्यूज़ में है तो 148 CAG का आर्टिकल है। गवर्नर न्यूज़ में रहता है तो गवर्नर का अपॉइंटमेंट अगर आप देखेंगे तो 155 में गवर्नर का अपॉइंटमेंट है, 155, ठीक है। फिर अगर और कुछ आप इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की बात करेंगे अगर, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर पंचायती राज के आर्टिकल्स 243 से लेकर 243O तक हैं और म्यूनिसिपालिटी 243P से 243ZG तक। इनके आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल्स पूछे हुए हैं BPSC ने बार बार, तो आपको पंचायती राज और म्यूनिसिपालिटी जैसे मैं क्लासेस में याद कराता हूँ आपको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी 300A में ये चला गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज 312 के अंदर है। देन अगर हम बात करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन तो 315 के अंदर है ये। इलेक्शन कमीशन न्यूज़ में है तो 324 के अंदर वो इस्टेब्लिश हो रहा है। पार्ट भी याद होना चाहिए, पार्ट 15 के अंदर ये इस्टेब्लिश किया जाएगा, ठीक है। नाउ उसके बाद हम लोग बात करेंगे अगर तो ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17 में 343 से 351 तक दिया हुआ है। उसके बाद 352 नेशनल इमरजेंसी, 56 स्टेट इमरजेंसी, 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी और 368 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और चूंकि 370 आर्टिकल जो वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, इसी से रिलेटेड बाकी भी स्टेट्स के कुछ स्पेशल प्रोविज़न है वो 371A से लेकर आपको दिख जाएगा, दैट इज़ JK तक, तो वो आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव इंपॉर्टेंट कमिटीज़, तो ये कमिटीज़ कुछ हैं जो कि पुरानी और नई सारी कमिटीज़ का एक मिक्सचर है जो शायद आपसे कभी पूछ सकता है। जैसे हम बात करेंगे अगर बलवंत राय मेहता कमेटी, हम बात करते हैं अगर वेंकटचलिया कमेटी, हम बात करते हैं मालिमत कमीशन तो क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड है, हम बात करते हैं पालेकर ट्राइब्यूनल तो जर्नलिस्ट पे रिफॉर्म से रिलेटेड है। देन अगर आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा कि उपेंद्र कमीशन तो इंक्वायरी ऑन रेप एंड मर्डर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो वांचू कमेटी वो टैक्स इंक्वायरी, कोठारी कमीशन एजुकेशनल रिफॉर्म से रिलेटेड है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कभी कभी सुनने को मिलेगा रोहिणी कमीशन, तो रोहिणी कमीशन सब कैटेगराइजेशन ऑफ OBC। फिर आपको दिखेगा काकेलकर कमीशन तो वो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था। देन अगर हम बात करेंगे तो अलग कमेटी तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड, ये न्यूज़ में रहा भी है बहुत बार। फिर हम बात करेंगे तो आपको दिखेगा दिनेश गोस्वामी कमेटी इलेक्टोरल रिफॉर्म से वो रिलेटेड है। और अगर हम बात करेंगे बहुत सारी कमेटीज इसमें है, थोरत कमेटी तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट स्टूडेंट इन एम्स तो थोरत कमेटी भी कभी कभी न्यूज़ में रहता है। पंची कमीशन, सरकारिया कमीशन दोनों सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है। फिर शाह कमीशन जो कि पंजाब का रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। देन वी हैव बटलर कमेटी तो ये हमारा उस टाइम का है जो कि हिस्टोरिकल ब्रिटिश एरा का एक कमेटी था। मोदीवन कमेटी डायरकी के ऊपर काम करने के लिए कमेटी था। उसके बाद हम बात करेंगे अगर तो ये दिनेश गोस्वामी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं जो कि आपको याद करना होगा, जिसमें कि कुछ रिसेंट कमेटीज़ भी हैं और मोस्टली जो है हम लोग ट्रेडिशनल ऐसी कमेटीज़ हैं जो कि न्यूज़ में रहती हैं और जो उस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। लास्टली हमको दिख रहा है इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, जिसमें कि केशवानंदा भारती केस तो बेसिक स्ट्रक्चर आया था, इसका डेट भी ज़रूरी है 24 अप्रैल 1973। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो रहा है बिकॉज अगर आप देखेंगे तो इसके 50 साल पूरे हुए हैं, तो इसके बारे में आपको डेटा पता होना चाहिए। 13 जज का बेंच था, 7-6 से फैसला आया था। फिर मेनका गांधी केस आर्टिकल 21 का एक्सपेंशन हम बात करते हैं, पुट्टा स्वामी राइट टू प्राइवेसी, शंकरी प्रसाद में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट चैलेंज हुआ था। और कुछ इंपॉर्टेंट केसेस तो हुस्नैरा खातून जहाँ पर राइट टू फ्री लीगल एड और राइट टू स्पीडी ट्रायल आपका जो है फंडामेंटल राइट बना। मिनर्वा मिल्स केस, हार्मनी बिटवीन FR एंड DPSP। उसके बाद हम अगर बात करेंगे तो आपको दिखेगा ADR केस जहाँ पर राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर दिया गया। अगर आप देखेंगे इंदिरा साहनी केस तो जहाँ पर मंडल कमीशन के सारे रिकमेंडेशन चैलेंज हुए थे, मंडल केस भी इसको बोलते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चंद्र कुमार केस जिसमें कि ट्राइब्यूनल्स का अपील हाई कोर्ट में फाइल हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था। SR बोमाई केस प्रेसिडेंट रूल को बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ को रोकने के लिए लाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। MC मेहता राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, DC वाधवा पूछ सकता है क्योंकि ऑर्डिनेंस न्यूज़ में है, तो रीप्रोमलगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस को रोका गया था जो बिहार में जारी किया जा रहा था, उसके रोकने के लिए लाया गया था। और इंपॉर्टेंट केसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको दिखेगा रिजर्वेशन टू OBC इन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, अशोक ठाकुर केस। विशाखा देन सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को रोकने के लिए केस लाया गया था। जॉन वेलमेटम ऑफ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ये सक्सेशन एक्ट और UCC से रिलेटेड ये केस है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूज़ में भी UCC है। तो जॉन वेलमेटम जो है वो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी कि इसकी कॉमन कोड होना चाहिए।
उसके बाद जया बच्चन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन अभी न्यूज़ में है मेंबर्स का, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ग्राउंड पे डिस्क्वालिफिकेशन के लिए केस था। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो लिली थॉमस केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिस दिन 2 साल की सजा या उससे ज़्यादा की सजा दे दी जाएगी उस डेट से वो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और इसी से रिलेटेड एक केस है दैट इज लोक प्रहरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है कन्विक्शन पे तो उस दिन से डिस्क्वालिफिकेशन काम करना भी बंद कर देगा, तो वो भी केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन डिफेमेशन, सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इसमें डिफेमेशन का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक हुआ था और डिफेमेशन अभी न्यूज़ में भी है, तो इसलिए भी ये केस इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन यूनियन ऑफ इंडिया 4 जजेस के, जिसको एनजेसी केस बोलते हैं, जहां पर 99th अमेंडमेंट को पूरी तरह से नल एंड वॉइड कर दिया गया। सेक्शन 66A को नल एंड वॉइड किया गया सीरा सिंगल केस में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको दिखेगा कि जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अगेन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेक्शन 497 था दैट वाज एडल्ट्री, उसको यहाँ पर क्या किया गया था, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था। शक्ति वाहिनी राइट टू मैरी पर्सन ऑफ ओन चॉइस, नवतेज सिंह जौहर केस या नाज फाउंडेशन केस, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया गया था कि जो सेक्शन 377 आईपीसी का था, जिसके अंदर आप बात करते हैं अननेचुरल सेक्स की, उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया था। केएस पुट्टास्वामी राइट टू प्रिवेसी, जरनैल सिंह प्रमोशन को लेकर था, और इस्माइल फारूकी अगर आप देखेंगे तो ये बाबरी मस्जिद जो डिमोलिशन के लैंड टाइटल डिस्प्यूट केस था अयोध्या मंदिर वाला, उसका केस का नाम था इस्माइल फारूकी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये सारे फैक्ट्स हैं, आप इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में। इसको आप जितनी ज़्यादा बार रिवाइज करें लास्ट मोमेंट पे, तो ट्रेडिशनल और स्टैटिक पॉलिटी के साथ साथ इन पार्ट्स को भी आपको कवर करना है, तो जाकर आपका इस एग्जामिनेशन के पॉलिटी के क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।